नाज़रीन, हमें एक बड़ी अहम शख्सियत जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ारजा इंतहाई गहरी निगाह आलमी अमूर पर। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त का। हजूर, मेरा बुनियादी पहला सवाल ही ये है कि र्यूमर मिल भी चलती है, मगर कुछ बाज़ न्यू मीडिया आउटलेट्स जो हैं NBC कह रहे हैं कि नेतान्याहू तो अब आलमी अपने एलाइज के फ़ोन भी नहीं उठा रहा और एंड दे आर हेल बेंट अपॉन अटैकिंग और इन सम वे रिस्पॉन्ड करने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि इसकी अपनी बड़ी सिचुएशन प्रीकेरियस है पॉलिटिकली, आप जानते हैं। डू यू थिंक कि इस तरह का अटैक और हमाकत इमिनेंट है एंड ही कैन एंड दे कैन रिजॉर्ट टू दिस वेरी डेंजरस कोर्स ले सकते हैं ये कसूरी साहब? देखिए, बात यूँ है कि अगर आपने कहा कि जी को पागलपन पे तुल जाए तो मैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। मैं तो एनालिसिस कर सकता हूँ। इन हालात में जब अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है यूक्रेन में और फ्रांस और बरतानिया ने जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ममालिक में डेमोन्स्ट्रेशंस बड़े ख़िलाफ़ हुए हैं इज़राइल के ख़िलाफ़। गज़ा के ऊपर भी ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन एक तरफ होता है और मुल्क की एलीट और हुक्मरान तबका एक और तरफ होता है। ये सारी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी होता है और वेस्ट में भी यही हुआ है। तो अब उसमें यह है कि इन हालात में जब बाइडन का अपना इलेक्शन हो रहा है और जो की स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ अरब मुस्लिम्स ही नहीं, अरब्स और मुस्लिम नहीं हैं, उनके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जहां बाइडन से वो इतने नाराज़ हैं, उनकी जो पॉलिसी रही है इसके ऊपर गज़ा पे, कि कई लोगों ने तो उनकी बड़ी डरावनी किस्म के पोस्टर्स लगाए थे जेनोसाइड के नाम से। तो मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट बाइडन को ये सूट करता है कि वो चाहेंगे। अब इज़राइल जो है, हाँ, नेतन्याहू को इस लिहाज से सूट करता है कि उनके पास दो ही मकाम है, जेल या वज़ीर आज़म का घर। He has to either be in Prime Minister's house or he has to go to jail. बड़ी देर से जेल उनका मुंतज़िर है क्योंकि उन पे करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं। इस जंग ने उनको एक नेशनल लीडर के तौर पर उभारा है, और क्योंकि वो उनके बहुत से वहाँ हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, जिसके नाम जो आज मुसीबत भी बनी हुई है नेतन्याहू के लिए। लेकिन इन हालात में जबकि उनका अपना पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, अगर वो हमला करते हैं तो एक बात क्लियर है कि ईरान का इससे बड़ा जवाब आएगा। अब ये कह देना कि जी ये जो था इसका तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, 99% रोक लिए गए। देखें, ईरान ने इसको टेलीग्राफ करके किया है। उसने इनको 3 दिन मुतवातर नोटिस दिया है। प्रेसिडेंट बाइडन को 2 दिन रिपीटेडली बताया है हम हमला कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर रोज़ प्रेसिडेंट बाइडन कहते थे मत करें, मत करें, नेवर, डोंट, नेवर। तो क्या वो इस तरह को हमला करता है? बता कि ईरान नहीं चाहता था। ईरान का मकसद था एक डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने ये किया है कि 3000 के करीब प्रोजेक्टाइल्स, जैसे मिसाइल्स भी हैं और उसके अंदर क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वो ये कैपेसिटी रखते हैं। और नंबर 2, अगर एक ऐसी पावर, या आज मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें जनरल वोटेल को कोट किया गया है जो कि सेंट्रल कमांड के हेड थे। उन्होंने कहा एक ऐसा मुल्क जिसकी डेमोन्स्ट्रेटेड डिज़ायर है फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, वो सिर्फ अपने प्रोजेक्टाइल्स वहाँ पहुँचा ही दे, ये ख़तरा है इज़राइल के लिए। अब पॉइंट यह है कि लेकिन उन्होंने अब के बिल्कुल क्लियर किया है कि वो मकसद उनका इज़राइल में कत्लो गारत नहीं था जैसे कि इज़राइल का है इन गज़ा। लेकिन फिर ये मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप को जेल से बाहर रखने की खातर सब कुछ कर जाने के वो फिर काबिल होंगे, मैं यही कह सकता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा कसूरी साहब, कल एक और मेरे साथ ईरानियन जर्नलिस्ट भी थे, ये मैंने खबर उनसे सुनी अपने TV शो पे। यानी ईरान ने क्या ये भी थ्रेट किया है कि इन द इवेंट ऑफ एनी अटैक जो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होगी जिन मुल्कों की,
उनको भी हम एक लेजिटिमेट टारगेट समझेंगे, तो दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस मैसेज टू दी। आप जानते हैं वहाँ तो जो आयरन डोम तो हर किसी के पास नहीं है, तो ये है, ये भी उसके प्लान में शामिल है उसमें, और इसका क्या नतीजा हो सकता है? नहीं, देखें, ईरान ने अभी तक बहुत जो है जची तुली बातें की हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जो बयान दिए हैं बड़े, वो मैं समझता हूँ बड़े सोच समझ के बयानात दिए गए हैं। उनके जो एकदम ऐलान कर देना पासदारान के हेड का, हम आगे नहीं जाएंगे, हमने मकसद हासिल कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि भाई उन्होंने ये क्लियर किया है कि हमारे पास कैपेसिटी है, और अब अगर बात बढ़ता है तो इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इजराइल की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इजराइल को तो एक और वजह से, इजराइल नहीं, मुझे नेतन्याहू कहना चाहिए, इसलिए सूट करेगा कि सारा अटेंशन हट जाएगा जो हमास में, जो गाज़ा में, जो इन्होंने गाज़ा का हाल किया है, जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, जो स्टारवेशन के करीब लोगों को ले गए, जो लॉज ऑफ वॉर की वायलेशन हुई है, जो जेनोसाइड कानून के बहुत सी वायलेशंस हुई हैं, उससे अटेंशन हट के ईरान और इसकी तरफ चली जाए। लेकिन ये कितनी देर रहेगी? अगर ये चीज़ हुई तो फिर इलाके के बहुत से मुल्क ये चाहेंगे कि इजराइल को मज़ीद रिस्ट्रेन किया जाए। मैं इसलिए ये नहीं समझता कि ईरान जो है उसने ये जो कुछ अभी किया है ये बग़ैर सोचे समझे किया है। उनके पास ये कैपेसिटी है कि अमेरिकन मरीन्स या अमेरिकन अड्डे जो गल्फ में हैं उन पे तो हमला कर ही सकते हैं ना। वो अगर वाकई एयर स्पेस यूज़ होती है, क्या अमेरिका ये चाहेगा? क्या प्रेसिडेंट बाइडन चाहेंगे कि डेड बॉडीज़ इलेक्शन से पहले अमेरिकन की पहुंच जाएं? देखें ना, लग नहीं रहा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो जचा बैठा है, फ़ोन नहीं उठा रहा, और आसी फलाने ने कह दिया। एनबीसी की रिपोर्ट थी और कुछ लोगों ने ये कहा कि जी वो एनबीसी ने, आप कह रहे हैं ना, ये कह दिया। मैं नहीं कह सकता कि वो रिपोर्ट है या डिसइंफॉर्मेशन है, फॉग ऑफ वॉर है। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जंगों में की जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसका नुकसान ना इसराइल को होगा, खित्ते को तो बहुत नुकसान है, और वेस्टर्न इंटरेस्ट को बहुत नुकसान होगा उस इलाके में। ऑलरेडी ये अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उस पर उसका बहुत और असर पड़ जाएगा, क्योंकि बाइडन जो भी पोजीशन लेंगे, अगर वो इसराइल के ख़िलाफ़ लेंगे तब मारे गए, और इजराइल के हक में लेंगे तब मारे गए। इसलिए उनके तो इंटरेस्ट में है, प्रेसिडेंट बाइडन के हक में, कि अब ये चीज़ जो है फ्रीज हो जाए। उन्होंने उनके कॉन्सुलेट पे हमला किया, और एक लिहाज से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई, ईरान पे ही हमला समझा जाएगा। ईरान ने जवाब दे दिया, और इन्होंने विक्ट्री भी कह दिया, मैं प्रेसिडेंट बाइडन ने, कि आपकी ज़बरदस्त विक्ट्री हो गई है, 99% तो रोक लिए गए हैं, और अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये फिर भी करने पे तुले हुए हैं तो फिर उसका नुकसान ही नुकसान है हर एक को, क्योंकि पाकिस्तान के भी ये मफाद में है। क्योंकि मैं तो एज अ पाकिस्तानी भी सोच रहा हूँ कि जंग जितनी फैलेगी उसका सबसे बड़ा तो उन लोगों को नुकसान हो गया जो उसके डायरेक्ट उस खित्ते में बैठे हैं। लेकिन जो ऑयल प्राइसेस जिस तरह शूट अप कर रही हैं 80 से 85 to 90, अब तो खुदा ना खास्ता डर है कि 100 पे पहुंच जाएंगी, तो जो हमारे जैसे मुल्क हैं हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी।